नमस्कार साथियों, आज का प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान को अर्थ सहित परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र को विस्तार से बताइए। प्रश्न एक बार पुनः, शिक्षा मनोविज्ञान को अर्थ सहित परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र को विस्तार से बताइए। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। सबसे पहली बात, जब हम शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ रहे होते हैं तो मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है। मतलब कि मनोविज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है और मनोविज्ञान है क्या। तो चलिए देखते हैं। मनोविज्ञान में प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्राणियों में पशु, पक्षी और मनुष्य आदि आते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, क्योंकि अब हमने जान लिया है कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शिक्षा और दूसरा मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान में क्या होता है कि व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो शिक्षा में क्या होता है कि व्यवहार का परिमार्जन, यानी ऐसी आदतें जो नहीं हैं उनका विकास करना, उनको डेवलप करना, अगर हैं तो उनको इन्हेंस करना, मतलब और उनका विकास करना। तो हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि आपको उन चीज़ों को सीखना जिनको आपने अभी तक नहीं सीखा है या जिनका आपको ज्ञान नहीं है, यानी व्यवहार को उन्नतशील बनाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना, इसी को हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पहले यानी प्राचीन समय में क्या होता था कि जब कोई शिक्षक के पास कोई विद्यार्थी सीखने आता था प्राचीन समय में, तो वे मतलब वही शिक्षक लोग उसकी योग्यता की बिना माप किए उसको अपने स्कूल में भर्ती कर लेते थे, उसका दाखिला ले लेते थे। लेकिन आज के दौर में जब शिक्षा मनोविज्ञान है, तो अगर कोई बालक शिक्षक के पास शिक्षा प्राप्त करने आता है तो शिक्षक पहले बालक की योग्यता की जांच करता है, यानी कि टेस्ट लेता है कि हाँ ये इस बालक को कितना आता है, इसको किस क्लास में रखना चाहिए, है ना। उसके बाद उसको शिक्षा देता है, मतलब पहले बालक के योग्यता के स्तर की जांच करता है, उसके बाद उसको शिक्षा देना प्रारंभ करता है ना। अगर कक्षा 5 का है तो उससे पहले टेस्ट लेगा कि कक्षा 5 के लेवल तक का उसको आता है कि नहीं, फिर उसके बाद उसको कक्षा 6 की पढ़ाई के लिए उसको भर्ती करेगा अपने स्कूल में, है ना। तो हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि शिक्षा देने से पहले व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऐसा जिस विषय में होता है उस विषय को हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना। मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना, जिससे हम किसी व्यक्ति या बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कर सकें, यही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। पहले विद्वान हैं कोलेस्निक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। उन्होंने कहा, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं निष्कर्षों का प्रयोग है, कोलेनिस्क के अनुसार। ठीक, स्किनर इसके विषय में कहते हैं, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में स्किनर कहते हैं, उसको इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत उन निष्कर्षों का प्रयोग किया जाता है जो विशेष रूप से शैक्षिक परिस्थितियों में मानव के व्यवहार और अनुभव से संबंधित होते हैं। ठीक है, स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करती है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरे विद्वान को। बीएफ स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। बीएफ स्किनर ने मनोविज्ञान को यानी शिक्षा मनोविज्ञान को इस प्रकार परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है। पील महोदय के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति इस प्रकार है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यानी क्रमबद्ध सुव्यवस्थित नियमों की श्रृंखला है। अभी हमने पढ़ा था कि प्राचीन समय में क्या होता था कि शिक्षक जो थे, मतलब जो गुरु लोग थे, ऐसे ही विद्यार्थी को भर्ती कर लेते थे। उस समय कोई नियम नहीं था बच्चे की योग्यता जांचने की। लेकिन आज के समय में क्या है कि अब कोई विद्यार्थी अगर शिक्षक के पास सीखने आता है तो सबसे पहले शिक्षक विद्यार्थी की योग्यता की जाँच करता है।
है ना। पहले जो है एक निश्चित नियम के अनुसार उसको जांचा जाता है कि उसको कहाँ किस लेवल तक आता है, उसके बाद में उसको आगे की शिक्षा का प्रबंध किया जाता है ना। अब B.F. स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रगति के बारे में कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना विज्ञान है और सिखाना कला है। ठीक है, एक बार फिर से, शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना विज्ञान है और सिखाना कला है। ठीक, अब तीसरी प्रकृति को देखते हैं। तीसरी प्रकृति क्या कहती है? शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का एक विधायक शुद्ध निश्चित विज्ञान है ना। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का एक विधायक या शुद्ध या निश्चित विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह विधायक होती है। ठीक है, चौथी देखते हैं प्रकृति इसकी। शिक्षा मनोविज्ञान के सारे नियम वैध तथा प्रमाणिक होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के सारे नियम वैध तथा प्रमाणिक होते हैं। पांचवी, शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। छठी प्रकृति, यह मनोवैज्ञानिक की एक शाखा है। सातवीं प्रकृति, यह निकटतम शुद्ध विज्ञान है। आठवीं प्रकृति, इसके द्वारा मनुष्यों के व्यवहार को समझा जाता है। नवीं प्रकृति, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति की नवीं प्रकृति, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा मनुष्य की शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जाता है, क्योंकि इसमें जो है निश्चित नियम होते हैं, उसके अनुसार ही कार्य किया जाता है। तो इसमें व्यक्ति की शिक्षा को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है, उसके जो गुण हैं उसकी आदतों को और ज़्यादा डेवलप किया जाता है, उनको इन्हांस किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, यानी यह बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से शुरू होकर जीवन पर्यंत तक रहता है। ठीक है, स्किनर ने इसको इस प्रकार परिभाषित किया है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान तथा विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया को अत्यंत सरल एवं मददगार बनाने में सहायक होती हैं। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करते हैं। इनके अंतर्गत ही शिक्षा मनोविज्ञान के विषयों का अध्ययन किया जाता है। पहला है वंशानुक्रम एवं वातावरण, दूसरा है विकास, तीसरा है वैयक्तिक भिन्नता, चौथा है मनोशारीरिक तत्व, पांचवा मानसिक प्रक्रिया, छठा मानसिक स्वास्थ्य, सातवां पाठ्यक्रम निर्माण, आठवां शिक्षण विधियां, नवां विशिष्ट बालक। तो हम पहला देखते हैं वंशानुक्रम वातावरण। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन से यह जानने का प्रयास किया जाता है कि उस पर वंशानुक्रम का अधिक प्रभाव पड़ा है या वातावरण का। इसके बाद उनमें सुधार करने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक, फिर दूसरा है विकास। शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के समय उनमें होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आदि परिवर्तनों और उनके अनुरूप प्रदान की जाने वाली शिक्षा का अध्ययन किया जाता है ना। अब बात करते हैं तीसरे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की, यानी वैयक्तिक भिन्नता। संसार में सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है जो उसको दूसरों से अलग करती है। बालकों में पाई जाने वाली इस भिन्नता का शिक्षा में बड़ा महत्व है। इसी के आधार पर उनकी शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर। अब चौथा शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है मनोशारीरिक तत्व। मानसिक एवं शारीरिक तत्वों का बालक की शिक्षा पर पड़ता प्रभाव और इसका अध्ययन मनोशारीरिक तत्व यानी शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। इसमें बालक की थकान, रुचि तथा अरुचि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पांचवा जो क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान का वह है मानसिक प्रक्रियाएं। बालक के व्यक्तित्व के विकास पर मानसिक प्रक्रियाओं का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसमें बालक की समस्या, विस्मरण, चिंतक, तर्क, निर्णय, कल्पना आदि मानसिक शक्तियों का अध्ययन किया जाता है ताकि बालकों में इनका समुचित विकास किया जा सके, है ना। अब बात करते हैं छठे क्षेत्र की, मानसिक स्वास्थ्य। शिक्षा मनोविज्ञान में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विषयों का विस्तार से अध्ययन किया जाता है जिससे शिक्षकों और छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहे ताकि वे मानसिक रोगों से दूर रहें। ठीक है, सातवां है पाठ्यक्रम निर्माण। शिक्षा मनोविज्ञान में पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसे सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है जो बालकों के लिए उपयोगी हों तथा इनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हो और जिसे वे सफलता एवं सहजता से यानी सरलता से एवं सहजता से ग्रहण कर सकें। ठीक है, आठवां जो क्षेत्र है
शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षण विधियाँ ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक अच्छी तरह ज्ञानार्जन कर सकें, है ना। नवा जो है विशिष्ट बालक, ऐसे बालक जो सामान्य से अलग हों, जैसे प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, विकलांग बालक, अपराधी बालक आदि बालकों के विषय में अध्ययन किया जाता है, जिससे उनकी शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला बनाई जा सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।